नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 नवंबर सन 2023 आज यानी 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में सरकारी नौकरी में उम्र सीमा बदली, SC बैकवर्ड को भी मिलेगी छूट। हरियाणा ने पराली जलाने के आंकड़े जारी किए। 3 दिन में पंजाब में 5141 मामले आए सामने। कृषि मंत्री बोले पानी मांगा है, धुआं नहीं। हरियाणा में टैब पर एग्जाम देंगे स्टूडेंट्स। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए योजना, 10 नवंबर से पेपर। हरियाणा पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती में बड़ा उलटफेर हुआ। अब इस तरह से होगी भर्ती प्रक्रिया, बताएंगे पूरी खबर। नरमा, कपास, सरसों और गेहूं समेत सभी फसलों के हरियाणा की मंडियों के आए ताजा भाव सामने, बताएंगे मंडियों के ताजा भाव। रेवाड़ी में CM फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। RTA के साथ मिलकर 30 ओवरलोड वाहन पकड़े। 12.5 लाख के काटे चालान। CTET 2024 परीक्षा के लिए आवेदन हुए शुरू, बताएंगे फीस और एग्जाम डेट की पूरी जानकारी। हरियाणा सरकार सोलर पंप लगवाने पर देगी 75% सब्सिडी। किसान 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई सामने, बताएंगे पूरी खबर। प्रदेश भर में बार एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल बजा। 15 दिसंबर को होगा मतदान, उसी दिन परिणाम भी होगा घोषित। फतेहाबाद में आज होगी सरपंचों की बड़ी रैली। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं समर्थन। फकर जमान की सेंचुरी से जीता पाकिस्तान। न्यूजीलैंड को DLS मेथड के तहत 21 रनों से हराया। सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी भी हैं बरकरार। और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 33 रनों से हराया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में इन दिनों गैस का गुब्बार बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों को खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है। हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और धुंध की एक मोटी चादर ने दिल्ली को अपने आगोश में ले लिया है। इन हालातों को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का तीसरा चरण भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली और NCR क्षेत्र की आबो हवा जहरीली होने के कारण सबसे बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के बढ़ते मामले और मौसमी गतिविधियां बताई गई है। इस समय हवा की रफ्तार भी बेहद धीमी है और जब पराली जलाई जाती है तो उससे उठने वाला धुआं जम जाता है। इसलिए इन दिनों दिल्ली का प्रदूषण दमघोंटू हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से एक अच्छी खबर सामने आई है, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव जरूर नजर आएगा। 7 नवंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीदें बनी हुई है और इससे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के आसार बन रहे हैं। बारिश से आसमान में जमा धूल कण और धुआं साफ होने से प्रदूषण स्तर में भी कमी आएगी। दिल्ली की खराब होती आबो हवा को लेकर हरियाणा ने सीधे पंजाब पर हमला किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने पराली जलाने के 3 दिनों के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार माने तो हरियाणा में 3 दिनों में 175 पराली जलाने के केस सामने आए हैं, जबकि पंजाब में यह संख्या 5141 बताई गई है। JP दलाल ने पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान से हरियाणा ने पानी मांगा है, पराली का धुआं नहीं। पराली के धुएं के कारण हरियाणा के 10 शहरों का भी बुरा हाल है। इन शहरों का AQI 400 के पार पहुंच गया है। जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जयहिंद के द्वारा SYL का मुद्दा उठाने के बाद विदेशों से धमकियां मिलने लगी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से SYL के मुद्दे से नवीन जयहिंद को हटने के लिए धमकियां मिल रही हैं। इस पर नवीन जयहिंद ने कहा है कि उनके 3 CM यानी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान व हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर से लड़ाई है। इस तरह की धमकियों से वे डरने वाले नहीं है। नवीन जयहिंद ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में SYL के पानी को लेकर हरियाणा के पक्ष में फैसला आ चुका है। SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 5 नवंबर यानी आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल व पंजाब के CM भगवंत मान हरियाणा आ रहे हैं। वे काला मुंह करके रोहतक आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान यहाँ आने से पहले अपनी शपथ ले कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे। हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन के विरोध में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने शनिवार को जींद पहुंचे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को कड़ी नसीहत दी। नायब सैनी के अभिनंदन समारोह में बीरेंद्र सिंह ने मंच से कहा कि अगर JJP को साथ गठबंधन रखोगे तो हरियाणा में 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह PM नरेंद्र मोदी ने दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान उतारा और उसकी सैर करवाई, ठीक उसी प्रकार अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो JJP को फ्यूज करना होगा। ये पार्टी का नुकसान करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार जींद आए थे। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर मेरी सलाह गलत हो तो बेशक मत मानना, लेकिन अगर CM मनोहर लाल को प्रदेश में तीसरी बार फिट करना है तो मेरी बात मानने में ही फायदा होगा। बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राजस्थान चुनाव के बाद निर्णायक फैसला हो जाएगा, गठबंधन रहेगा या फिर नहीं। अगर गठबंधन रहेगा तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में नहीं रहेगा, वह अपने फैसले पर आज भी कायम है।
हरियाणा में नई शिक्षा नीति के तहत लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक नई व्यवस्था मौलिक शिक्षा विभाग ने लागू कर दी है। अब सूबे के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स टैब पर एग्जाम देंगे। यह नई व्यवस्था स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा में लागू की जाएगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 10 नवम्बर से स्कूलों में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। अभी तक स्कूलों में टैब पर सिर्फ मासिक टेस्ट ही लिए जाते थे। अब बच्चों को वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा भी टैब पर देनी होगी। हालांकि अभी बच्चों के पास टैब नहीं है। हरियाणा में केवल कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को ही टैब दिए गए हैं। नए फैसले पर सरकार क्या करने वाली है, इस पर जल्द ही स्थिति क्लियर होगी। मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से टैब पर ही ऑनलाइन पेपर भेजा जाएगा, जिसको स्टूडेंट्स हल करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन ही एग्जाम का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम के दौरान टीचर्स स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। हरियाणा में हाल ही में स्टूडेंट्स के द्वारा टैब के दुरुपयोग किए जाने के भी मामले सामने आ रहे हैं। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता यानी सीएम फ्लाइंग और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 30 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया है। उन पर 12.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के बाद ओवरलोड वाहन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर तमाम बंदिशों के बावजूद ओवरलोड वाहन बेहिचक गुजर रहे हैं। सीएम फ्लाइंग और आरटीए की संयुक्त टीम ने जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर से लेकर कसोला तक तमाम ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 30 से ज्यादा ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया। पकड़े गए ओवरलोड वाहनों में ज्यादातर वाहनों का 40,000 से ऊपर का जुर्माना किया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि ज्यादातर ओवरलोड वाहन पत्थर बजरी रोड़ी से भरे हुए होते हैं। इनके अलावा टाइलों से भरे हुए ओवरलोड वाहन भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। हरियाणा में अब किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक की उम्र के उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या फिर तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही सरकारी नौकरी में आवेदन न्यूनतम आयु सीमा को 17 साल से बढ़ाकर 18 साल कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कुछ विभागों में 3rd और 4th क्लास के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 साल थी। अब सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 साल नहीं रहेगी, जो कि 18 साल कर दी गई है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की मीटिंग रोहतक में हुई। साझा मोर्चे के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि 23 जून के परिवहन मंत्री व साझा मोर्चा नेताओं की बैठक में परिचालक, चालक, निरीक्षक, उप निरीक्षक व कर्मशाला के कर्मचारियों का देय अवकाश कटौती न करने के बारे व कई अन्य मांगों पर भी समझौता हुआ था। सरकार कर्मचारियों की मानी हुई मांगों को लागू नहीं कर रही है। दूसरी ओर सरकार द्वारा समझौते के विपरीत यानी 30 अक्टूबर को कर्मचारियों की देय अवकाश 33 से घटाकर 18 अवकाश करने के दोबारा से आदेश पत्र जारी किए गए हैं, जिससे कि कर्मचारियों को देय अवकाश के रूप में नुकसान होगा। सरकार के जारी फरमान से कर्मचारियों में बहुत रोष है। कर्मचारियों के नुकसान व रोष को देखते हुए साझा मोर्चे सभी डिपो में 9 नवंबर को सांकेतिक धरना देने का निर्णय किया है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी की कोसली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बगैर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जो आ रहे हैं ये अहिरवाल के टुकड़े करने की साजिश रचते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने इस क्षेत्र का बहुत नुकसान किया है। हमारे हल्के कोसली को रोहतक लोकसभा में मिलाकर पिछलग्गू बना दिया है, जबकि कायदे से इसे महेंद्रगढ़ लोकसभा में मिलाया जाना था। इन्हें डर था कि ये क्षेत्र ताकतवर हो जाएगा। 2009 में परिसीमन के समय हमारी 2 सीटें सालावास और जाटूसाना खत्म करके एक सीट कोसली बना दी गई। जनता सब जानती है, ये चाहे कितनी बार भी आए इस इलाके में आए, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जिले में एम्स का निर्माण जल्द होगा। किसी खामी के चलते ही टेंडर रद्द हुआ है, लेकिन जल्द ही एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी किसान का भला नहीं किया। इनकी सरकार में किसानों को मुआवजे के तौर पर 2.5 रुपए के चेक मिले थे। हमारी सरकार ने 15,000 रुपए मुआवजा देने का काम किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आरंभ कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को करेगा। सीटेट एग्जाम के 2 पेपर होंगे, जिनमें पेपर 1 और पेपर 2 शामिल है। ये परीक्षा 2 सेशन में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई सीटेट परीक्षा में सभी सवाल MCQs होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं
की जाएगी। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा। पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पेपर 1 में कम से कम 50% मार्क्स के साथ 10वीं या 12वीं पास, साथ में 2 साल की DLED परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। वहीं पेपर 2 के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही B.Ed परीक्षा भी पास हुई होनी चाहिए। जो उम्मीदवार दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 1200 रुपए फीस देनी होगी। वहीं SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए यह फीस 600 रुपए निर्धारित की गई है। हरियाणा में पुलिस भर्ती नियमों में संशोधित किया गया है। नियमों के संशोधित होने से भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। अब सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT होगा, उसके बाद नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा तथा आखिर में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST आयोजित किया जाएगा। होने वाली लिखित परीक्षा में अब OMR आधारित 90 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, यानी उत्तर गलत हुआ तो 0.25 अंक कटेंगे। लिखित परीक्षा में हरियाणा से जुड़े हुए कम से कम 20 सवाल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन्हें मंजूर कर दिया है। पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों पर नियुक्ति करने के लिए 2 हफ्ते के अंदर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आग्रह पत्र सौंप दिया जाएगा। उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। दीपावली भी आने वाली है। यदि सरकार तेजी से काम करती है तो CTET पास युवाओं जो कि पुलिस भर्ती की प्रतीक्षा में है उन्हें दीपावली का तोहफा दे सकती है। सिपाही के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होने वाली है, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होगी। भर्ती के लिए CET पास होना अनिवार्य है। नए नियमों के अनुसार बात करें तो अब भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। यदि रिजल्ट की बात करें तो PMT के 2.5, नॉलेज टेस्ट के 90, PST के 2, NCC के 3, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक जोड़कर मेरिट आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा बासमती चावल के निर्यात का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP 1200 टन प्रति डॉलर से घटाकर 950 टन प्रति डॉलर करने के बाद बासमती के भाव में खासी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा MEP 1200 रुपए प्रति टन प्रति डॉलर देने पर चावल निर्यातकों की हड़ताल कर बासमती धान की खरीद बंद कर दी थी, लेकिन अब MEP 950 टन प्रति डॉलर होने पर बासमती धान की खरीद धड़ल्ले से हो रही है। इस समय बासमती धान की किस्म 1509 का भाव 3500 रुपए, 1121 का भाव 4500 रुपए व मुच्छल का भाव 4300 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों को मिल रहा है। निर्यात से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार किसानों को पिछले साल की बजाय 500 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक ज्यादा भाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच खबर आई है कि हैफेड भी बासमती धान की खरीद शुरू करने जा रहा है। हैफेड के द्वारा बासमती धान को विदेशों में निर्यात किया जाता है। ऐसे में बासमती धान के भाव में और अधिक उछाल आना स्वाभाविक नजर आ रहा है। हैफेड द्वारा कमर्शियल रूप से बासमती धान की खरीद की जाएगी, यानी बाजार भाव पर निजी परचेजरों के द्वारा ये बोली लगाकर धान खरीदी जाएगी, तो इससे निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा अवश्य बढ़ेगी और धान के भाव में बढ़ोतरी दर्ज होगी। हैफेड फतेहाबाद जिला प्रबंधकों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि शीघ्र ही बासमती धान की खरीद के लिए हैफेड बाजार में एंट्री करेगा। हैफेड मंडियों से धान खरीदेगी तो भाव में तेजी लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में 5 नवंबर को संतोख कॉलोनी डांगरा रोड पर सरपंचों की राज्य स्तरीय पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली आयोजित होने जा रही है। बीते शुक्रवार को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह गिल अपनी प्रदेश स्तरीय टीम के साथ रैली स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का मौके पर मुआयना किया। रणबीर सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों को बर्बाद करने की सरकार की साजिश को नाकाम करने की लड़ाई है, जिसमें प्रदेश भर के सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य एकजुट होने वाले हैं। 5 नवंबर यानी आज होने वाली यह रैली सरकार की जड़ें हिला देगी, क्योंकि राज्य की 70% आबादी गांव में रहती है और सरकार को ग्रामीण लोगों से भेदभाव करना महंगा पड़ेगा। आगे कहा कि कुछ ऐसे भी सरपंच हैं जो निजी स्वार्थ के लिए नेताओं से चिपके हुए हैं। उन्हें यही सलाह दी जाती है कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर सेवा करने का मौका दिया है, उनके हितों का ख्याल रखने और एकजुट होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करने का अभी भी मौका है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में रणबीर सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस की रैली नहीं है और न ही कोई राजनीतिक रैली है, बल्कि यह पूरी तरह से गाँव देहात को बचाने के संघर्ष के रूप में रैली है। इस रैली में भले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल होंगे, लेकिन वे हम पंचायत प्रतिनिधियों को समर्थन देने आ रहे हैं, इसलिए वे उनका स्वागत करते हैं। यह हमारे हक की लड़ाई है। आज हम आपको हरियाणा की मंडियों में अलग अलग फसलों के सही व सटीक भाव जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी फसल का सही से दाम लगा सकें। हमारे द्वारा बताए गए भाव में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी फसल को मंडी में ले जाने से पहले अपने नजदीकी मंडी में एक बार भाव का पता अवश्य कर लें। सबसे पहले बात करते हैं सिवानी मंडी की। सिवानी मंडी में ग्वार लोकल का भाव 5670 रुपए, चना का भाव 6200 रुपए, मूंग 7900 रुपए, मोठ का भाव 6500, सरसों नॉन 34 लैब का भाव 4900 रुपए रहा। सरसों
सरसों सिवानी 36 लैब की बात करें तो 5075 और सरसों 40 लैब के भाव की बात करें तो 5575 रुपए रहा। गेहूं का भाव 2625 नेट का भाव रहा। बाजरा 22 रुपए, जौ का भाव 19 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं भट्टू मंडी के भाव की बात करें तो नरमा 6960 रुपए, कपास 7765, ग्वार का भाव 5483, सरसों का भाव 5316 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एलनाबाद मंडी की बात करें तो एलनाबाद अनाज मंडी में नरमा भाव का न्यूनतम भाव 6300 व अधिकतम 7145 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंगफली का भाव 5500 रुपए प्रति क्विंटल, कपास 7900, चना 5800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव न्यूनतम 2300 व अधिकतम 2613 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जौ का भाव 1700 रुपए, ग्वार का भाव 5500 रुपए व सरसों 5218 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा अनाज मंडी के भाव की बात करें तो सिरसा की अनाज मंडी में नरमा का भाव 6500 रुपए से लेकर 7270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कपास देसी का भाव 7800 से लेकर 7896 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ग्वार का भाव 5685, धान 1509 का भाव 3200 से लेकर 3525 रुपए प्रति क्विंटल, धान 1847 का भाव 2800 से 3169 रुपए, धान PB1 का भाव 3500 से 4010 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। फतेहाबाद अनाज मंडी के भाव की बात करें तो फतेहाबाद मंडी में कपास का भाव 7900, नरमा का भाव 7150, धान 1509 का भाव 3620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं आदमपुर मंडी के भाव की बात करें तो आदमपुर मंडी में नरमा का भाव 6900 से लेकर 7159 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ग्वार का भाव 4850 से 5601 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों का भाव 5000 से 5401 रुपए प्रति क्विंटल, बिनोला का भाव 3150 से 3325 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं खल का भाव 2950 रुपए से लेकर 3050 रुपए प्रति क्विंटल आदमपुर मंडी में रहा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 30 अक्टूबर को सोना 61,336 रुपए पर था, जो कि अब 4 नवंबर को 61,075 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 261 रुपए कम हुई है। इस हफ्ते चांदी में भी 900 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में बात करें तो ये 71,733 रुपए पर थी, जो कि अब 70,771 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 962 रुपए की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा घरेलू बाजार में त्योहारों के लिए मांग बढ़ेगी। इसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में डिमांड बढ़ने का असर कीमतों पर अवश्य होगा। इससे दिवाली तक सोना 62,000 रुपए तो वहीं चांदी 75,000 रुपए तक जा सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।